बात कर चुके थे कि सिग्निफिकेंस क्या रहा फ्रेंच रेवोल्यूशंस का। जानते हो एक नया चैप्टर खुला है यूरोप में, है ना, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी पे बात था। आगे बढ़ो। पॉलिटिकल कॉजेस थे, बॉर्बन डायनेस्टी। आगे देखो, लुइस 14, 15, 16 के बारे में बात हुआ था। सोशल कॉजेस में नोबल्स, हायर क्लर्जी, लोअर क्लर्जी, कॉमन पीपल का कितना बुरा हाल था जान रहे हो। इकोनॉमिक कॉजेस में जान ही रहे हो कि कितना क्रिटिकल सिचुएशन हो चुका था, फाइनेंशियल कंडीशन ना फ्रांस का। इकोनॉमिक कॉजेस में और भी देख सकते हो 175 साल बाद फिर से बोला कि लुइस 16 ने खोला है। ये क्यों बोला है जानते ही हो, आगे बता चुके हैं। पर्पस क्या था स्टेट जनरल को बुलाने का, कि वही खजाना जो बैंकरप्ट हुआ था कोई अल्टरनेटिव आए और पैसा उठाया जाए। किंग ने अपॉइंट किया था निक्कर को हेड ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसका फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट हुआ। यही जनरल स्टेट तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा थर्ड स्टेट चैम्बर इसमें रहते थे। थर्ड स्टेट में जानते हो अलग अलग है। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली बना है, वही तुम्हारा टेनिस कोर्ट ऑफ ओथ हुआ था, कोमल याद है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली हुआ है, एक नए सेशंस बने हैं। उसके बाद थर्ड स्टेट सेपरेटली बोले थे रहने के लिए, नहीं माने, फिर साथ में हुआ है। कंट्रीब्यूशन देखो, फिलोसोफर का मोंटेस्क्यू का कंट्रीब्यूशन, वोल्टायर, रूसो, है ना। उसके बाद और भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा था। अमेरिकन रेवोल्यूशन का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। बस्टाइल को किया गया था। बस्टाइल के बारे में इतिहास मैंने ऑप्शन में बता दिया था, है ना। मॉब आए, वहाँ पे घेर लिए, वायलेंट हो गए, सो ऑन। उसके बाद बस्टाइल गिरा है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इस्टेब्लिश किया गया है तुम्हारा, जहाँ पे क्लास डिस्टिंक्शन खत्म हुआ। फॉल ऑफ बस्टाइल का मतलब यही होता है। वर्क ऑफ द नेशनल असेंबली 1789 से लेकर 91 तक, इसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स हुआ है ना। उसके बाद टाइटल्स हटाए गए नॉवेल्स का, फिर से चेंजेस आया। जुडिशरी पे एक्शन अगेंस्ट चर्च लिया गया है। पॉलिटिकल क्लब्स बने, जैकोबिन क्लब थे उसमें, एंड सो ऑन। आगे बढ़ा, आगे बढ़ो। नेशनल कन्वेंशन आया, वहाँ पे रेन ऑफ टेरर हुआ है, वही सब चीज़। एंड ऑफ रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद रिजल्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हो गया, एंड सो ऑन। इतना जान चुके थे हम लोग, करेक्ट। तो देखो अब यहाँ से स्ट्रिक्टली जो था पॉलिटिकल कॉजेस क्या है। पॉलिटिकल कॉजेस में हम छोटे छोटे बता देते हैं तुमको। इसमें जो पहला डायग्राम सॉरी, पेट में इतना ना वो हो गया ना प्रॉब्लम। देखो फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम डिस्पोटिक नेचर का था। एब्सोल्यूट मोनार्की, आइडिया ऑफ डिवाइन ओरिजिन, नो अकाउंटेबिलिटी था। पॉलिटिकल सिस्टम सेंट्रलाइज था, तुम्हारे रूलर बहुत वीक थे। उसका एरिस्टोक्रेटिक हाई ऑफिसेस में कब्जा जमा के बैठे हुए थे। नोबल्स और क्लर्जीमैन का डोमिनेंस था। फ्यूडल वैल्यूज बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था लैंडलॉर्ड का। जुडिशरी लेवल पूरी तरीके से फ्रैगमेंटेड था, है ना। आर्बिट्री था, नो कोडिफाइड लॉस। जो शब्द बोला किंग वही है लैंड, लॉ ऑफ लैंड। तो इस तरह लोगों में गुस्सा था, रोष था। उसका सोशल कॉजेस में जानते हो दो भाग में प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज था तुम्हारा। 25 मिलियन में मात्र बताओ 90% से भी ज़्यादा तुम्हारा मिडिल क्लास, ये सब थर्ड स्टेट्स वाले लोग थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, सब बता चुके हैं ये सब चीज़। आगे बढ़ते जाओ। तो यही सब चीज़ बता चुके हैं। अब रिलीजियस कॉजेस देखो, इकोनॉमिक कॉजेस में भी देख ही लो कि फ्रेंच कॉलोनी अंडर डेवलप कंडीशन में था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं, हुआ भी तो बहुत स्लो पेस में हुआ है। फ्रेंच एग्रीकल्चर मेडिवल कंडीशन में था। गिल्ड सिस्टम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हम डिफरेंट इकोनॉमिक ग्रुप्स का ये इंजॉय कर रहा था। वहाँ पे मोनोपोली था इसका। टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही फॉल्टी था। बजट का कोई बात ही नहीं था इसमें। और 70 और 80 का जो तुम्हारा हार्डशिप था कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से फ्लड और ड्रॉट हुआ था, कहीं ना कहीं इससे और क्राइसिस हुआ है। रिलीजियस कॉजेस में देखो, फ्रांस कैथोलिक था। हायर क्लर्जी मैन तो काम करते ही नहीं थे ठीक से, लोअर करते थे, सो ऑन। आगे बढ़ जाओ। रिलीजियस कॉजेस बता चुके हैं। फिलोसोफर का मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, सब बात हो चुका है इसके बारे में, पूरा जिक्र हो चुका है फिलोसोफर का रोल सब। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, उसके बाद देखो सब कवर हो चुका है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जानते हो, है ना। 2 साल बाद ये यहाँ पे भी आया। उसके बाद देखो 1774 में तुम्हारा लुइस 16 थ्रोन पे आया। किंग बस नौजवान, बहुत यंग लड़का था, 20 साल का लड़का था, इनएक्सपीरियंस था, वीक था। उसके बाद जानते ही हो कि जो उसकी क्वीन थी बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी। क्वीन ने अपॉइंट किया था अपने फेवरेट्स को ऑफिसर्स में, तो यहाँ पे मार खा गया इस चीज़ को लेकर। एरिस्टोक्रेसी का रोल क्या था बिगिनिंग में, तो कई लोग तो बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन तो एरिस्टोक्रेसी का गलत चीज़ की वजह से हुआ था, है ना।
क्योंकि कोशिश तो किया था इसने करने के लिए, मगर नहीं होने दिया ये लोग। याद है ना सभी चीज़। पेरिस पार्लियामेंट सजेस्ट किया किंग को कि एक नया टैक्स इम्पोज होना चाहिए ओनली बाय स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल 175 साल बाद फिर से खोला गया था। स्टेट जनरल में देखो ये ट्रेडिशनल फ्रेंच पार्लियामेंट था, इसमें 3 चैम्बर्स थे, सो ऑन। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। थर्ड सेशन तुम्हारा 1612 में ही हुआ था। स्टेट जनरल तुम्हारा कभी इलेक्ट नहीं किया गया था ना, 175 साल में फिर से किया गया, उसके लिए फिर से इलेक्शन कर दिए गए, है ना। तो उसमें लोग जीत के आए। सेशन तुम्हारा इलेक्शन हुआ है तुम्हारा 1788 में। तो उस समय क्या था तुम्हारा, इलेक्शन जब हुए थे किंग ने डबल किया था रिप्रेजेंटेशन थर्ड स्टेट का, वही नेकर ने किया था। नेकर को पता था कि बाद में कोई ऐसा कंडीशन आया जॉइंट सीटिंग होगा ही होगा आने वाले समय में, तो उसमें इसका ज़्यादा वर्चस्व हो, इसलिए किया गया था। नेकर मैन ऑफ विजन था, बता चुके हैं। फर्स्ट सेशन तुम्हारा 5 मई 1789 में स्टार्ट हुआ है। और रिप्रेजेंटेटिव और थर्ड स्टेट क्या है, ब्रॉट लेटर्स ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, अपने साथ आए थे। तो जो लोगों का दुख जो व्यथा है सबको लेके आए थे। ठीक है, वो थे कि वो समझते थे कि हाँ जो सफरिंग्स है कॉमन मासेस का इस जनरल के स्टेट के थ्रू सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मगर जानते हो कि जब पता चला अंदर आने के बाद सब डूबियस सब छलावा है, तो खुन्नस तो होगा ही होगा। तो ये किंग ने रिजेक्ट कर दिया इस चीज़ को। और स्टेट जनरल ने क्या बोला कि ठीक है इट वॉज यूज, मतलब अपना ओथ ले लिया, उधर जाके बहुत बड़ा हंगामा हो गया। उसके बाद देखो डिमांड फॉर ज्वाइंट सेशन, बहुत जल्दी पब्लिक वो बन गया। उसमें फर्स्ट स्टेट देखो 300 मेंबर, सेकंड स्टेट 300 मेंबर और कॉमन 600 मेंबर था। 10 जून क्या हुआ, ये थर्ड स्टेट वाले लोग आए पार्लियामेंट में रहे। उसके बाद बिल्डिंग बोला लॉक था, इससे गुस्सा गए, लग रहा है कि फिर से कुछ एक्टिविटी होने वाला है, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी ने रियलाइज़ किया था कि बहुत बड़ा ब्लंडर करवा दिए हैं स्टेट जनरल बोला को। ठीक है, आप किसी तरह से ख़त्म करो, अदरवाइज़ ये खतरनाक साबित हो सकता है फ्यूचर के लिए। तो रिप्रेजेंटेटिव जो थर्ड स्टेट के थे वो रिफ्यूज़ टू रिटर्न, बोला हम घर नहीं जाएंगे, धरना प्रदर्शन दे दिया वहीं पे। ठीक है, और 17 जून क्या हुआ, यही रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट के प्रोक्लेम किए। ठीक है, नेशनल असेंबली बना दी इसको, वही ओथ टेनिस ओथ कोड वाला वो हुआ है फेमस। तो किंग और एरिस्टोक्रेसी डिसाइडेड टू इंडल्ज इन फर्दर कंस्पिरेसी, और कंस्पिरेसी करे ताकि ये लोग को हटा दें। तो इसके बारे में नेशनल असेंबली बोला लेजिटिमाइज है, ये स्टेट जनरल को रिप्लेस करता है। वहाँ पे हो तो कुछ और रहा था। अब बेस्टाइल जैसे गिरा है तो देख लो, बेस्टाइल लोकेटेड है तुम्हारा पेरिस के आउटस्कर्ट्स में, यानी कि उसके पेरिफेरल एरियाज में पेरिस का। ये एक सिंबल था तुम्हारा फ्रेंच बॉर्बन डायनेस्टी का। जो भी यदि जो भी बॉर्बन डायनेस्टी के खिलाफ रहता था वो फोर्ट में उसको इम्प्रिजन कर लिया था। तुम पहुँचा वहाँ पे, पेज नंबर बताओ तो कौन सा पेज नंबर बता रहे हैं तुमको, इसको बोलने देता है ना। कहाँ था तुम, 64 में था क्या? 64 में था तुम? किस में था? कि आए कि 94 में बैठा हुआ है तुम, कि एक न एक दिन तो आएगा वहाँ पे। इससे बढ़िया तो एक न एक दिन मरेंगे तो आज ही मर जाते हैं, वही वाला हाल है इसका। देखो बताओ मैंने कितना जल्दी ख़त्म कर दिया। देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मैं क्लास को अच्छे से लूँगा। देखो तो क्या है, ये कॉमन नॉलेज था फ्रांस में, ठीक है, कि जो बेस्टाइल के अंदर गया बाबू वो कहीं नहीं निकला। ये मुजफ्फरपुर नहीं है कि जाने के बाद आ सकते हैं। देखते हो हमको मसाला मिलना चाहिए, कमर भूल गई। वही है। अभी तो बाबू 1 साल लेना है ना हमको बैठ के सबका, हमारा तो यहीं से शुरू होता है यही एंड होता है। देखो 27 जून 1789 में क्या हुआ, नॉर्मलसी स्ट्रीट पेरिस में जो दंगे फसाद हो रहे थे उसको रिटर्न करने का प्रयास किया गया। बहुत जल्दी लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स सिटी को घेर लिया सब साइड से। इससे खुन्नस हुआ कि अरे भाई ये क्या चीज़ है। 14 जुलाई सोल्जर्स क्या है, पोजीशन अपने अपने पोजीशन ले लिए पेरिस पे। पीपल को रियलाइज़ लग गया कि ओहो हमारा वॉइस को दबाएगा, बहुत लोग आ गया वहाँ पे। तो एटमॉस्फेयर एक्सट्रीम वोलेटिलिटी डेवलप्ड इन द सिटी ऑफ पेरिस। एवरीवन रूथलेस सप्रेशन हो रहा है सभी का, तुम करेगा, तुम झंडा फहराएगा, आओ झंडा फहराते तो हालत खराब। इस एक्सट्रीम फियर और वोलेटिलिटी में बोला कि पेरिस समबॉडी सजेस्टेड पेरिस मूव दैट फोर्ट ऑफ बेस्टाइल हैड वेपन। बोला कि बेस्टाइल के पास जो फोर्ट है, किला है, वो वहाँ पर वेपन से चलो।
तो क्या कि वेपन निकाल के धड़ाधड़ दे देंगे इसको भी, कब्जे में ले लेंगे इसको भी। और मॉब है जी, मॉब एंग्री क्राउड है ना, क्राउड का कोई मुँह हाथ पैर नहीं होता है, मुँह हाथ नहीं होता है, सब गया गया अच्छो आदमी को मार के फेंक देगा वो, ठीक है ना। तो पेरिस मॉब गया है दौड़ते हुए वेस्टाइल में, सोल्जर जो गार्ड कर रहे थे फायर किए, बहुत सारे लोग मरे हैं, मगर एंग्री गुस्सेल था, बोला हट मरवे करेंगे चलो मारे देते हैं, है ना। एंग्री मॉब किल द सोल्जर्स गार्डिंग द बोर्ड एंड डिस्ट्रॉयड, वेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये जो सक्सेस हुआ है पेरिस में, इससे एक कॉन्फिडेंस आया फ्रेंच में, यस हम भी कर सकते हैं, हम भी हिला सकते हैं सत्ता को। तो ये अनसर्टेनिटी जो प्रिवेल था फ्रांस में, ये एंड हो गया। क्यों? पीपल को लगा माइटी बॉर्बन डायनेस्टी के अगेंस्ट हम भी चैलेंज दे सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो 14 जुलाई 1789 का जो इवेंट है, ये एक्चुअली डिड नॉट मार्क द बिगिनिंग, ये नहीं है बिगिनिंग तो है, ये तो एंड हुआ रेवोल्यूशंस का, यानी कि बॉर्बन डायनेस्टी का। उस कॉन्टेक्स्ट में ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, यहाँ से कभी लौटा ही नहीं फ्रांस, इससे आगे बढ़ते चला, ठीक है। हेयर आफ्टर फ्रेंच वॉक विथ कन्विक्शन, एकदम प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा है फ्रांस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। समझ में आया सभी को? वर्क्स ऑफ नेशनल असेंबली, देखो व्हाट किंग्स डू आफ्टर फोर्ट वेस्टाइल, यानी कि जब वेस्टाइल का फोर्ट गिरा, किला गिरा, जहाँ पे दहशत आ गया क्लर्जी मैन को भी, नोबल्स को भी और किंग को भी, अरे बाप रे तो बहुत आगे निकला ये सब हमारे सोच से। तो अब लग गया कि ना तो बोला कि आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टाइल किंग लुइस सेंड ट्रूप्स बैक टू द बैरक्स, बोला कि ओ जाओ भागो अपना अपना घर जाओ, तुम्हारे फालतू का हम डिसीजन ले लिए थे, मोबिलाइज करवा दिए थे, हम जीते नहीं पाएंगे, पब्लिक है ना, है ना। पीपल वर टोल्ड दैट सोल्जर्स वर नॉट समन्ड बाय किंग, किंग ने थोड़ी बुलाया था, वो जस्ट सिटी से आसपास पास घूम रहा था वहाँ, तो आप झूठों का कर दिए बताइए। समझा? तो पीपल ऑफ फ्रांस ग्रेट रेस्पेक्ट था किंग को लेके, मैंने पहले ही बोला, क्योंकि वो इतना लंबा समय तक रहा था, मोनार्क के अगेंस्ट नहीं था, जो इविल्स था मोनार्क उसके अगेंस्ट था। तो नेशनल असेंबली फिर से एक बार बुलाया गया, नॉर्मलिटी को फिर से रिटर्न किया गया पेरिस में, पेरिस रिटर्न हो गया तो सब रिटर्न हो गया, पेरिस गढ़ है। 14 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली कोमल चल रहा था, जो रिप्रेजेंटेटिव है थर्ड स्टेट्स के, वो डिमांड कर रहे थे रिफॉर्म चाहिए, रिफॉर्म चाहिए, मगर फर्स्ट और सेकंड इसे बोला अपोज कर दिया इस चीज़ को। सडनली इमोशनल हो गया कोमल, ठीक है, जैसे तुम रोती हो ना उसी तरह लोग रोने लगे, इमोशनल हो गए कोमल। एक नोबल मैन है ना, मेरा भी वो उठे, बोले कि हम अपना वॉलेंट्री जो जितने हमको ट्रेडिशनल प्रिविलेज मिला है हम छोड़ते हैं, हम देते हैं अपने भाई लोग के लिए, थर्ड स्टेट जनरल के लिए। ये मेरा भाई का जो एक्शन है ये चेन रिएक्शन बनना शुरू हो गया, क्योंकि अच्छे लोग भी कमी तो नहीं है, अच्छे लोग हैं तभी तो चलता है संसार, है कि नहीं। तो नोबल मैन क्लर्जीमैन और उठे, वन बाय वन बोले कि हम भी छोड़ रहे हैं, हम भी छोड़ रहे हैं। तो बेचारा बहुत मेहनत किया ये लोग, तो ये जो सक्सेशन हुआ है नेशनल असेंबली का वो रात भर चला है, रात भर बेचारा मेहनत किया है, और 150 से भी ज़्यादा रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए हैं। उसमें जो प्रिविलेज इन्जॉय कर रहा था फ्यूडल ट्रेंड्स खत्म कर दो, राइट टू फ्री लेबर है जी, राइट टू हंटिंग इन्जॉयड बाय फ्यूडल लॉर्ड्स खत्म करो इस बात को, टैक्स जो छुट्टों का कलेक्ट कर रहा था तुम्हारा बैठ के वो कैथोलिक चर्च सब खत्म कर दो इस चीज़ को, मोनोपोली नोबल्स का क्लर्जीमैन का खत्म, गिल्ड सिस्टम जो मोनोपोली था ये भी एबोलिश कर दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को बोल दिया कि ये स्टेट का दायित्व है, सोसाइटी का दायित्व है कि इक्वलिटी मेंटेन रहे, ऑफिसेस को बोला कि मेरिट के बेस पे होना चाहिए, यानी कि इतने नोबल चीज़ सब हो रहा है। तो ये रेजोल्यूशन जो नेशनल असेंबली ने किया था, अडॉप्ट किया था, वो वर्ल्ड फ्रांस को ख़त्म कर दिया। इसलिए लोग कहते हैं कि 14 अगस्त 1789 रात जो था फ्रांस, ओल्ड फ्रांस सोया और जब उठा तो नया फ्रांस था। तुम कोमल, तुम कौन सा वाला कोमल हो बताओ तो, अभी अटेंड करके आई हो, तुम पहले वाला कोमल हो कि नया कोमल हो? हाँ पहले वाला, तुम्हारा केस यहाँ फ्रांस से मैच नहीं किया क्या? एक रात में चेंज हो गया? ये तो देखो पल पल चेंज होता है नहीं यार? हमारा सुमन पल पल चेंज होता है कि नहीं होता? हाँ, आज माइक लाने का बात कर रहा है, कल बीवी लाने का बात करेगा, समझ रहे हो ना?
माइंडसेट चेंज होगा तो नेचर पर असर नहीं पड़ेगा। आप बोलो। तो तुमको नहीं लगता है कि इसका माइंडसेट चेंज हुआ होगा? जो नेचुरल है वो तो पूरे है। मतलब वो नाक मुंह कान जो नेचुरल है वो उसका बात कर रहे हो क्या? कि तुम ये बोलना चाहती हो कि नेचर और सिग्नेचर आदमी का चेंज नहीं होता, ये बोलना चाहती हो? तो फिर क्या बोलना चाहोगे? नहीं, हम हमारे सामने में कोई दलील दे रहा था, हम बोले आओ दिखाते तुमको दो सिग्नेचर करके, आ जाओ। नहीं थोड़ा और को बना देगा और क्या। हाँ। समझ में आया कोमल? तो कहाँ पे क्या हुआ है तो तुम अपने आप डिबेट करो, अपने आप से मंथन करो, चिंतन करो, पूछो अपने आप से कि बदलना जरूरी था क्या? जैसे फ्रांस बदला था तो हमको भी बदलना जरूरी था क्या? नहीं बदली हो, आई नो, एनर्जी का थोड़ा कमी है बस। देखो ऑन 4 अगस्त 1789 फ्रांस, वही हिस्ट्री में नाम आया कि हिस्ट्री डिसअपेयर हो गया, एक नए डेमोक्रेटिक फ्रांस का उदय हुआ है। अब देखो जो वर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम किया है, तो जो ओल्ड फ्रांस ख़त्म हुआ ये रेजोल्यूशन के साथ, एक फ्रेंच नेशनल असेंबली ने बोला कि यस कॉन्स्टिट्यूशन हम ले रहे हैं, हाँ बनाएंगे संविधान को यहाँ पे। ऑन 28 अगस्त 1789 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स कि हम यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट दे रहे हैं ओल्ड फ्रांस को। मर गया ओल्ड फ्रांस, है ना, अब नया फ्रांस का उदय होगा। नहीं डोंट वरी कोमल, इतना जल्दी नहीं, अभी तो इच्छा और आकांक्षा पूरा करना है। दिस डिक्लेरेशन इन्फोस, हाँ अभी तो जो आया है वो आने और जाने में फासला बहुत होना चाहिए, ये भी जान लो। गरीब घर में जन्मना कोई कसूरवार नहीं है, मगर गरीब बन के मरना बहुत बड़ा कसूरवार है, ये भी समझो, बात समझे मत। किसी के घर में भी हम पैदा ले सकते हैं ना, किसी के भी घर में, है ना, मगर हम अपने प्रयास ही नहीं किए और हर समय हम नीतीश की तरह बोले कि हमको स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो कैसे चलेगा, है ना। समझना है हर एक चीज़ खुशी खुशी लपेटते हैं बाबू, जिसमें तुम लोग को भी आनंद आता है। देखो दिस डिक्लेरेशन एम्फसाइज क्या बोला है कि किस बात पे चर्चा हुआ, एवरी मैन इज बॉर्न विथ सर्टन नेचुरल राइट्स एंड इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट देम। हर एक प्रत्येक आदमी जन्मा है कुछ कुछ नेचुरल राइट्स के साथ और ये स्टेट का दायित्व है कुछ चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखे। लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन विल, ये जो इच्छा और आकांक्षा है प्रत्येक आदमी का, ये लॉ उसमें रिफ्लेक्शंस है। लॉ प्रतिबिंब है आदमी का इच्छा और आकांक्षा का। लॉ कभी भी डिप्राइव नहीं कर सकता है आपके नेचुरल जस्टिस को लेके, समझ गए? तो जानते ही हो वही जनरल विल रूसो साहब का, उसका ही कॉन्सेप्ट है ये। नो पर्सन शैल बी एक्यूज और अरेस्टेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ। सही बात है ना, अभी भी बोला आता है कि किसी को आप गुनहगार साबित नहीं कर सकते हो, किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो तब तक जब तक वो लॉ के अंदर ऐसा प्रूव नहीं होता। राइट टू प्राइवेट है, ये फंडामेंटल राइट है, कोई इनवेलेबल है, कोई इसको नहीं ले आ सकता। क्यों भाई, कमाए हम इतना, हाँ ले जाए सब दूसरा, तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है ना। सॉवरेनिटी, अब देखो इसमें तो फिर कम्युनिस्ट का अलग विचारधारा है, सोशलिस्ट। सॉवरेनिटी वाज इन्वेस्टेड इन नेशन इंस्टेड ऑफ स्टेट और पार्लियामेंट। ये नेशंस के साथ सॉवरेनिटी जुड़ा हुआ है, यानी कि आदमी है जो बनाता है कंट्री को, ना बल्कि तुम्हारा गवर्नमेंट जो बनाएगा। एवरी इंडिविजुअल के पास राइट है प्रशासन को आगे बढ़ाने में, लॉज को आगे बढ़ाने में, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए एवरी फ्रेंचमैन को, जो आप धर्म चाहते कर लो। इंडिविजुअल रिलीजन फ्रीडम लाइज इन ऑल द एक्टिविटीज विच डज नॉट हार्म अदर। अब तब तक आप अपना इंडिविजुअल फ्रीडम को एक्सरसाइज करो जब तक वो दूसरे को हार्म नहीं करता है। मैंने बोला अभी देखो तुम लोग का मजाक किरकिरी इतना उड़ाए है कि नहीं, तो ये मजाक उड़ाने का भी एक लिमिट है, बात समझे ना। इतना मजाक नहीं उड़ा दे कि पब्लिकली जा रहे हो हम बोल दिए है देखो, तुम भोपू लगा के नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा अपना भी स्टेटस है। तो वही बात है कि हम इतना भी अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज ना करें कि दूसरे पे वो इंक्रोच हो जाए,
ओवर बहुत दिक्कत है, मारकाट हो जाता है, ओवर हो जाता है तो, है ना। तो ये सब चीज़ का ध्यान होना चाहिए फ्रांस में भी और हर एक जगह भी, ठीक है ना। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट प्रोवाइडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी टू द राइट्स ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स। ये जो डिक्लेरेशन है राइट, जो संविधान लेने का जो ये कसम खा रहा है लोग बैठ के कि हम संविधान बनाएंगे, यही डिक्लेरेशन में चल रहा है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट मतलब संविधान की तरफ आप मूव कर रहे हैं। इसमें पूरी तरीके से बात है कि जितने भी राइट्स है फ्रेंच, उसको अडहेर किया जाएगा, उसको रखा जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट एडॉप्टेड, जो 26 अगस्त को जो एडॉप्ट किया गया था, वो डेथ वारंट है। जितने भी प्रिविलेजेस एंशिएंट रेजिम में फ्रांस में इंजॉय किए जाते हैं, उसके लिए डेथ वारंट जाहिर किया है, मतलब डेथ वारंट वहाँ पर इशू किया है। दो this declaration of right was a massive step in the direction of creating modern France, but at the same time it must be emphasized that it was not without limitation। ऐसा नहीं कि इसमें लिमिटेशन नहीं है, नया फ्रांस बनाने का बात तो करते हैं, मगर लिमिटेशन इसमें फिर भी है। कैसे है देखो, इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज दिस डिक्लेरेशन वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द पास्ट रादर देन फ्यूचर। ये जो डिक्लेरेशन, ये पास्ट से ज़्यादा वो था, फ्यूचर का इसमें मिसिंग था। क्यों? क्योंकि जनरल इक्वलिटी मिसिंग था। तुम इसमें हम राइट टू प्रॉपर्टी का बात कर रहे थे, तो वो तो राइट टू प्रॉपर्टी तो केवल फ्रेंच का वो जो ऊपर वाला लोग ही प्रॉपर्टी था, वही इंजॉय कर रहा था। इतना ज़्यादा रिसोर्सेज तो उसी के पास था, तो कैसे जनरल इक्वलिटी पे सवाल कैसे उठा? क्योंकि पैसा तो आखिर मोबिलाइज करके पैसा धर के रखा है टैक्स पेयर का, और वही संपत्ति बना के रखा है। तो इसलिए कहते हैं देयर वाज नथिंग इन इट फॉर कॉमन फॉर फ्रेंच मैन। कॉमन फ्रेंच पोर मैन के लिए कुछ कोई खास ऐसा नहीं था ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में। क्यों? क्योंकि संपत्ति को बचा दिए थे, क्लर्जी मैन एंड नोबल्स को तो आपने सेफ साइड दे दिया, सेफ गार्ड दे दिया आपने। आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो? तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक इन फ्रांस। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? जो भी जाएगा चुन के जाएगा। रिपब्लिक यही होता है। यहाँ प्रेसिडेंट भी चुन के जाते हैं, भले ही इनडायरेक्टली जाए, चुन के जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो देखो, व्हेन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाज गोइंग ऑन, द किंग ट्राई टू फ्लिप। जब संविधान का रचना हो रहा था तो कोशिश किया किंग कि हम टप जाए, वहाँ से टपा ले अपने आप को। अदरवाइज जो मॉब है ना, वो डांस करने के लिए बैठा नहीं, वो हमको मारेगा तब डांस करेगा। ठीक है, यही हुआ है। विद द आउटब्रेक ऑफ revolution in France, a number of nobles and clergymen had fled to neighboring countries to ensure their safety। भाग गया अगल बगल, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है जानते ही हो, भाग गया। ये जो तुम्हारे जो माइग्रेंट थे, जो मूव आउट हुए, एमिग्रेस जिसको बोलते हैं, इन्फॉर्म ऑल ओल्ड मोनार्की ऑफ यूरोप अबाउट ब्लडशेड गोइंग ऑन फ्रांस। सबको कान फूकने लगा, कहा जी बourbon डायनेस्टी वहाँ पे भी, आपका भी डायनेस्टी जाइएगा, आप भी इधर भी नोबल्स उधर भी नोबल्स, हम तो भाग के आ रहे हैं, आपके घर में आ गए, आप कहाँ जाइएगा। तो इस तरह का कानाफूसी हो रहा है, समझ गए। दिस ओल्ड मोनार्कीज वर बैडली क्या है, टेरिफाइड बाय आइडियाज ऑफ फ्रेंच। ये जो अपना अगल बगल ऑस्ट्रिया में अपना बैठा हुआ एकदम डेरा डाल के डर गया दहशत में, क्योंकि आग है ना, आग तुरंत पकड़ लेता है। जैसे देखो प्रोटेस्ट वाला, फार्मर प्रोटेस्ट। टू काउंटर द चैलेंज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, किंग ऑफ ऑस्ट्रिया, स्पेन, पर्सिया एंड अदर जर्मन स्टेट्स केम टुगेदर टू फॉर्म फर्स्ट यूरोपियन कोलिशन। पहली बार कोमल यूरोपियन कोलिशन पहली बार बनता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को कर्व करे, वहाँ कंट्रोल कर दे। इसलिए ऑस्ट्रिया, स्पेन, पर्शिया यानी जर्मनी और भी जर्मन स्टेट बहुत सारे, स्लोवेनिया थे, बहुत सारे थे जर्मन स्टेट्स, सब आए और यूरोपियन कोलिशन बनाया। ब्रिटेन भी इसका पार्ट था, ब्रिटेन का भी डर था। लीडर्स ऑफ दिस कोलिशन प्लान टू अटैक फ्रांस फ्रॉम ऑल साइड, सब साइड से घेर के अटैक करो, सो डैट चैलेंज पोज बाय फोर्सेस ऑफ रेवोल्यूशन कुड बी वाइप्ड आउट, खत्म कर दिया जाए इसको। तो क्या हुआ देखो, ऑन 24 जून 1791 Louis XVI and Queen Mary Antoinette set on a carriage secretly to run away from France। इसको आराम से बंदोबस्त किया, कैरेज मतलब एक व्हीकल टाइप का, बैठी निकल गई फ्रांस को हटा देते हैं, प्रोटेक्शन देने के लिए लोग। तो पता था कि बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो ही रहा है और ये तूफान पड़ेगा तो बढ़ेगा, आग उग बढ़ेगा तो वो इसको खा जाएगा, इसको मार देगा, इसको बचाना जरूरी है। तो कैरेज में उसको सेक्रेटली प्लान किया ये कोलिशन, हाँ, कि इसको कैरेज देके फ्रांस से निकाल दिया जाए राजा लोग को, राजा और उसकी वाइफ को। उन द कैरेज वॉज अबाउट टू क्रॉस, जब बॉर्डर क्रॉस करने ही वाला था तो फार्मर्स पकड़ लिया उसको, समझे, और फिर से बैक कर दिया। कहा है कहाँ,
चलिए चलिए, आप तो राजा है ना, घर ही में रहिए ना। पीपल हैड स्टिल फेथ इन देयर किंग, क्योंकि बिलीव था, क्यों जाइएगा पॉजिटिवली यार, बहुत विश्वास थे इन लोग को। तब ना जब किंग को गिलोटिन किया गया, क्वीन को, तो एक जो तबका है घुसा गया वो। तो देखो क्या हुआ कि पीपल स्टिल फेथ था अपने किंग में। मोनार्क को बोला कि फॉरगिवन कर दिया, आपने जो भी किया है छोड़ दीजिए, आप ही हैं हमारे राजा, हम बहुत मानते हैं आपको दिल से, आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ देखो, ऑन 1 अक्टूबर 1791 और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जिसमें तुम्हारा एवोल्यूशन ऑफ मोनार्की गॉट रिप्लेस्ड विथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो मोनार्कियल सिस्टम था आपका, जो पहले वाला एब्सोल्यूट मोनार्की, इसका बेटा यही होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ रिप्लेस कर गया, जो कि जॉन लॉक भी बोले थे, है ना, कि अच्छा लगा। और जॉन लॉक बोले, दूसरा वाला मेंडेस्क्यू बोले थे कि ब्रिटेन वाला सिस्टम ठीक है। मोनार्की भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, और इसका लिमिटेशन, जो ज़्यादा जनता से जीत के जाएगा वो उसका ज़्यादा पावर है। ये हम इसलिए रखे हैं क्योंकि पहले चलाता था, इसलिए हम रखे हैं एज ऑनर करने के लिए। तो देखो क्या हुआ, इन 1792 फ्रांस वॉज अटैक्ड बाय द, फ्रांस को अटैक कर दिया फर्स्ट यूरोपियन कोलिशन जो बना था सब साइड से, चारों साइड से। फ्रेंच फोर्सेस वर लूजिंग एवरीवेयर, फ्रांस के जो फोर्सेस था वो हार रहा था। तो देखो अगस्त 1770 क्या हुआ, इन्वेडिंग फोर्सेस रीच्ड जस्ट 40 माइल्स फ्रॉम द पेरिस, पेरिस के इर्द गिर्द आने वाले थे, 40 माइल्स पहुंच चुके थे। पीपल ऑफ पेरिस कुड सेंस द इनएविटेबल मासाकार, समझ में आ गया, मासाकार नरसंहार होने वाला हम लोग का, सेंस कर लिया। तो ऑन 10 अगस्त लेटर वॉज फाउंड इन पेरिस विच रिवील्ड दैट किंग वॉज फेसिंग अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फ्रेंच मिलिट्री टू एनिमीज। तो इसे पता चल गया कि फ्रेंच मिलिट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किंग ने दिया, अपना ही फ्रांस का आर्मी को मरवाने के लिए, अपना ही लोग को मरवाने के लिए किंग ने बोला इन्फॉर्मेशन दिया है ना। तो ये तब तो गुस्सा जाएगा ना, जान पे बात आएगा तो बाबू तब तो तुम किसी को नहीं छोड़ोगे। फिर अभी यहाँ मासिस का बात है, तो पता चल गया कि अरे मेन तो हम जिसको, ये तो वो है क्या बोलते हैं सांप, वो वाला नहीं बोलते, तिनका का सांप है वो, इसको हम इतना बोले रखे किंग समझ के, मोनार्क समझ के, इतना दिन से था ये लोग, है ना। अब बताओ ये जो घेर रहा है बाहर से यूरोपियन कोलिशन, और सब फ्रेंच का आर्मी बेचारा इतना मेहनत कर रहा है कंट्री बचाने के लिए, और सब इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर दिया, राजा है कि ये क्या है, ठीक है, ये ऐसा राजा होता है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन कितना फैलेगा सोचो। तो अब देखो क्या होता है, पब्लिक एंगर अगेंस्ट किंग इंक्रीज इनॉर्मसली, गुस्से में ही वाज सस्पेंडेड इमीडिएटली, सस्पेंड का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क भगवान से। 13 अगस्त किंग को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। ऑन 21 सितंबर 1972 मोनार्की एबोलिश्ड पूरा, और फ्रांस ने डिक्लेयर किया कि रिपब्लिक हो गया। अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं, कोई फालतू का मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, पूरा खत्म, सिस्टम ही खत्म मोनार्क वाला। अरेस्ट ऑफ किंग वाज अपोज्ड बाय मोनार्क, जो मोनार्क्स थे लोग, जो मोनार्की में बिलीव करने वाले लोग थे वो अपोज किए। ये काउंटर करने के लिए रेन ऑफ टेरर आया, जानते ही हो, है ना। फ्रांस 19 वो जानते हो तुम, 93 से लेकर 94 तक चला है, 1793 से लेकर 1794 तक चला है। इसमें 4000 सपोर्टर जो मोनार्क थे उसको अरेस्ट कर दिया गया और आराम से गिलोटिन कर दिया गया। हाँ, गिलोटिन करने का मतलब है तुम्हारा कैपिटल पनिशमेंट दे देना। ये जो सक्सेस है रिवोल्यूशन का, वाइपिंग आउट इंटरनल चैलेंजेस, जितने इंटरनल चैलेंजेस थे, यानी कि मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोग सबको आराम से किनारे लगा दिया रहा था। और ये गजब तुम्हारा सक्सेस हुआ, इन्वेट जो बाहर से लोग आके इन्वेट कर रहे हैं सबको मारा जा रहा है, और जो मोनार्क फॉर्म में जो बोल रहे हैं उसको मारा जा रहा है। क्या हुआ 1794 में फर्स्ट यूरोपियन कोलिशन हैड बीन डिफीटेड, क्योंकि लोग मिल गया, कितनों बाहर से रूल आएगा मारने के लिए, और जब आदमी एकजुट हो जाए तो कहाँ जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। तो कहीं ना कहीं रेन ऑफ टेरर से, हम हर समय नेगेटिव ही बोलते हैं, कहीं ना कहीं रेन ऑफ टेरर से फ्रांस बच गया इन्वेडिंग आर्मी से, बाहर का आर्मी नहीं तो दबा लेता इसको। 1794 में क्या हुआ, सिस्टम डायरकी बना, इस्टेब्लिश हुआ फ्रांस में, और फिर रेन ऑफ टेरर भी खत्म हो गया उधर, ठीक है। डायरकी बना तुम्हारा विच स्टेट ऑथोरिटी, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी रोबेस्पियर आएंगे, ये बाद में आस्ते आस्ते देखो सब हो रहा है। हाँ वो है, तो सिस्टम डायरेक्टली इस्टेब्लिश किया गया तुम्हारा, जानते हो, जिसमें स्टेट अथॉरिटी 5 इंडिविजुअल्स होंगे,
और सो डैट नो वन, ताकि गलत मिसयूज ना कर, क्योंकि रेन ऑफ टेरर हुआ था तो रोबस्पियर बहुत गलत यूज़ कर लिए थे। उसी को ख़त्म करने के लिए सिस्टम में डायरेक्टली आया था, मैं जानते हो इनएफिशिएंट था ये, डायरेक्टली ओवरथ्रोन कर दिया नेपोलियन ने, जैसे 1799 में आया। ठीक है, ये समझ रहे हो सभी बात। तो अब देखो क्वेश्चन एक सिविल सर्विस में पूछा गया है कि दो द लार्जर कंडीशंस इन यूरोप वर क्वाइट सिमिलर बट द रेवोल्यूशन ब्रोक आउट ओनली इन फ्रांस गॉट नॉट एनीवेयर एल्स। बोला है कि कंडीशन जो यूरोप में था मोर और सिमिलर सेम था, बॉर्बन डायनेस्टी इधर भी था, बाकी जगह भी अपना अपना डायनेस्टी था, नोबल और क्लर्जीमैन एंजॉय करते थे। मगर जब फ्रांस में जिस तरह तुम्हारा रेवोल्यूशन हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट था। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, क्योंकि फ्रांस में इनकेपेबल रूलर था नंबर 1, इसलिए समीकरण अलग था। वहाँ पे क्राइसिस था बैंकरप्सी को लेकर, फिलोसोफर्स एक्टिव थे वहाँ पे, और मिडिल क्लास अवेकन हो चुके, क्यों? क्योंकि उसमें लॉयर है, बुर्जुआजीज क्लास। कॉन्टिनेंटल यूरोप देखो, अब ये भी जानते हो कॉन्टिनेंटल यूरोप क्या कि एवरीवेयर एब्सोल्यूट मोनार्की चल रहा था, एरिस्टोक्रेसी हर समय था तुम्हारा, फ्यूडलिज्म भी हर समय था, जुडिशरी आर्बिट्री था, कोडिफाइड इनइक्वलिटी था, इकोनॉमिक हार्डशिप था, चर्च और अपने विल्स थे, एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ कॉमन, ये सब जगह था। मगर फ्रांस में देखो, फ्रांस का स्थिति देखो, एब्सोल्यूट मोनार्की जो डिजेनरेटेड है, बाकी कंट्री में भी क्या, बाकी कंट्री में भी वही हाल है। प्रिविलेज जो किंग ही इंजॉय कर रहे थे विदाउट एनी ड्यूटी, कोई ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, आराम से इंजॉय किया जा रहा है, किंग भी, नोबल्स भी, क्लर्जीमैन भी। अदर में क्या था कि अदर कंट्री में क्या था कि फ्यूडल लॉर्ड्स लोग काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से करते थे। लुइस देखो जो बताया है सेंट्रलाइज था तुम्हारा, इकोनॉमिक हार्डशिप तुम्हारा क्या था, फ्रांस बैंकरप्सी के कगार पे था, जानते ही हो, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में ये नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, यानी कि फ्रांस में स्थिति खस्ता था बाकी की तुलना में। समीकरण एडमिनिस्ट्रेशन का भले ही सेम हो, नीचे तुम ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो और ज़्यादा फ्रजाइल था ऐसा कंडीशंस। तो देखो क्या हुआ कि द लार्जर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन वर क्वाइट सिमिलर इन होल ऑफ यूरोप, पर्टिकुलरली कंटिनेंटल यूरोप। कंटिनेंटल यूरोप यानी कंटिनेंटल यूरोप मतलब क्या कि यूके को छोड़ के जो कंटिनेंटल एक यूरोप है उसको कंटिनेंटल यूरोप बोलते हैं, क्योंकि एक कंटिनेंट साथ है ना, इसलिए। यदि हम मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी का बात करेंगे, 1750 के आसपास का बात करेंगे, तो सबका बाबू स्थिति सेम था, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में हो, सोशल फील्ड में हो, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सबका सेम हालत था। एवरीवेयर मोनार्की था, एब्सोल्यूट मोनार्की था, जो कि डिवाइन ओरिजिन पे हम है खुदा के रखवाले, खुदा हमारे कंड के अंदर घुसे हुए हैं, हम जो बोल देंगे वही लॉ ऑफ लैंड हो जाएगा, इस तरह का समझ रहे हो ना। तो इस समय तो हर समय था ये चीज़, सब जगह था यही समझ रहे हो ना। बताओ, कंड में घुसे हुए खुदा, ये खुदा के नाम पे जो पॉलिटिक्स हुआ है ये एक लंबा युग तक हुआ है और अभी भी चल ही रहा है, ठीक है ना। तो अरिस्टोक्रेसी एंड फ्यूडलिज्म हर तरफ था, जुडिशियल लीगल सिस्टम हर समय बर्बादी था, ठीक है, इनइक्वलिटीज ऑफ क्लास प्रिविलेज थी, ये भी प्रिवेलेंट ही था, इकोनॉमिक हार्डशिप, इविल ऑफ चर्च, एक्सप्लॉइटेशन कॉमन मासेस, ये तो कॉन्टिनेंटल यूरोप का फीचर्स था, नॉर्म ऑफ द डे था। इन स्पाइट ऑफ दिस लार्जर सिमिलरिटीज, इतना सिमिलर होने के बावजूद भी फ्रांस में कुछ अलग था, क्योंकि फ्रांस का जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सोशो इकोनॉमिक लाइफ था वो थोड़ा सा और ख़राब था, यूनिक था, डिफरेंट था, और यही कहीं ना कहीं कारण है कि रेवोल्यूशन करवा दिया यहाँ पे एज कम्पेयर टू दूसरे जगह पे नहीं हुआ, क्योंकि फ्रजाइल था जी। बैंकरप्सी इतना बुरा तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ, पर्शिया में नहीं हुआ। तो फैक्ट है जिसकी वजह से रिवोल्यूशन हुआ है। तो जानते हो तुम लोग कि फ्रेंच मोनार्क वीक है, इनएफिशिएंट है, डिजेनरेटेड है तुम्हारा 18th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी में। लुइस 14 इनफ नहीं था मैनेज करने का सेंट्रलाइज डेस्पोटिक पॉलिटिकल सिस्टम को, और जो 16 आया वो तो छोड़ ही दो, वो तो अनफिट था तुम्हारा ऑफिस के लिए। जो कॉमन मास का जो सफरिंग था, हाँ, वो तुमको 70 और 80 के दशक में बहुत ज़्यादा दिख गए थे, है ना कोमल। फ्लड आया था, ड्रॉट आया था, याद है। तो इस टाइप की जो सफरिंग है बाकी कंट्री में एब्सेंस था कंटिनेंटल यूरोप में, इसलिए रेवोल्यूशन मात्र एक रास्ता था। फ्यूडल सिस्टम जो फ्रांस में था वो डाइफंक्शनल था, डिसफंक्शनल था और डिजेनरेटेड था, बहुत बर्बाद था। यहाँ देखो कितना लूट के बैठा हुआ था, वो नाइट वाला सिस्टम बताए थे फ्यूडल ट्रेंड्स। बाकी दूसरे कंट्रीज में क्या था कि फ्यूडल प्रिविलेज तो एंजॉय करते थे, हाँ, और ड्यूटी भी एंजॉय फॉर देयर ड्यूटीज, प्रिविलेज एंजॉय करते थे अपने ड्यूटीज़ को लेके। और फ्रांस में समीकरण कुछ और था, एंजॉय कर रहे थे बिना ड्यूटी के। लुइस देखो, लुइस 13 और 14 had taken away the duties and responsibility of, अब क्योंकि ये लोग मज़ा मार दिया ना,
इसने क्या किया कि ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दिया फ्यूडल लॉर्ड्स का, बट दे अलाउड फ्यूडल लॉर्ड्स टू एंजॉय देयर, उड़ाओ अपना उड़ाओ। यानी कि जो इसके जो पूर्वज थे लुई 16 को, वही गलत काम करके चले गए। क्या लिखा है ना कि 13 and 14 had taken away the duties and responsibility of feudal lords, but they only allowed feudal lords to enjoy their traditional play। मजा मारो तुम लोग बड़ा तबका है, खून बड़ा है तुम लोग का, मजा मारो, है ना। तो देख लिया बाद में आके जो एंजॉय किया उसका जो परपोता छरपोता हुआ है उसको फिर लोटा में लेके खूब मारा है। ये जो पेरिस वाला इंसिडेंट हुआ है सब गया ना, नोबल्स हो तो गया, भाग के गया छोड़ के। इट वॉज दिस कंटिन्यूएशन ऑफ प्रिविलेज। और क्योंकि जब आपको प्रिविलेज मिल जाते हैं, देखते हो आज क्यों ब्राह्मण छोटे जात को वो करता है, क्योंकि प्रिविलेज मिला है, इसके पूर्वज को मिला था, इसके पूर्वज से उसको पूर्वज को मिला है, तो ये लोगों को लगता है कि हमको तो विरासत में मिला हुआ चीज़ है ना, और हम बड़े जात के हुए, आज छोटे वाले ये लोग को भी विरासत में मिला है, तो काहे दबाएंगे। तो वो मेंटल वो जो है नहीं मरता है ना, वो जो मेंटेलिटी है। तुम देखो ऐसे बोलना नहीं चाहिए एज ए टीचर, मैं तुम देखते हो कि बड़े जात के अंदर कितना अभिमान होता है बोलने के टाइम में भी, कौन सा जात का है ऐसे बोला, कौन सा जात का है ये है, ऐसे मुंह घुमा देगा, उसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ। दिल्ली में एक इंसिडेंट में बताता हूँ, हमें जहाँ रहे, हम जहांगीरपुरी में रहते थे, ठीक है, हम रहते थे, और वहाँ पे एक आदमी था, वो भूमियार था, ठीक है, तो वो ट्रक चलाता था। दिल्ली तो देखते हो वो इतना सेकुलर है, सब बड़ा, कोई बोलेगा भूमियार में तो ला दो जूता नहीं खाएगा, वो सब बराबर है ना वहाँ पे, वो तो सिटी है ना, इतना ना बड़ा सिटी है कि तो वहाँ पे कौन जाएगा। तो हमारे रूम में आया, हमको बहुत मानता था वो, ठीक है, वो मेरे रूम में आया बैठा, तो वो एक कहानी बता रहा था कि हमारे जो पिताजी हैं, और वहाँ पे कोई एक जात का छोटा जात का आदमी था, उसको थोड़ा फल्टी पकड़ लिए थे कि उसको काम करवा रहे थे, बंधुआ मजदूर था वो, उसको काम करवाए थे, काम नहीं किया था, तो जो शुगर कैन जो होता है जिसको तुम केतारी बोलते हो यहाँ पे, ऊख से 100 को ऊख उसके ऊपर तोड़ दिया गया मार के, मैं वो चू तक नहीं बोला, और ये बोल के वो गर्व महसूस कर रहा था हमारे सामने। हम बोले तो ये तो अपराध कर दिया आपके पिताजी, बहुत बड़ा अपराध हुआ था ये, तो वो हमारे सामने बोल के वो लाइमलाइट में आना चाह रहा था, इतना चलते। हम बोले कि तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया आपके पिताजी ने, ये कोई बात है, मानव जाति वो कलंक है आपके पिताजी, डायरेक्ट हम बोल दिए, हमको देख रहा है ऐसे करके, वो उसको लग रहा है कि इसके सामने बोल देंगे तो भूमियार का हो जाएगा। भाई हमारे सामने कोई कुछ नहीं है भाई, गलत हुआ है ना, गलत है। ऐसे कैसे आप 100 को ऊख कर दिए आप, तो बहुत बड़ा अपराध किया आपने। तो थैंक गॉड कि उस समय आपका ये लॉ नहीं होगा या फिर नोटिस नहीं हुआ होगा, नहीं तो आप तो बहुत अच्छे से जाते जेल में। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो यही चीज़ प्रिविलेज, ये जो प्रिविलेज तो दिमाग में इतना गंदा सट जाता है ना ये सब चीज़ प्रिविलेज का, और इतना गलत तरीके से तुम मिसयूज़ करना शुरू कर देते हो, तो यही चीज़ यहाँ पे भी हुआ। तो ये लोग अपना ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देख रहा है और इन्जॉय कर रहा है अपने प्रिविलेजेस को, कि हमको तो मिला ही पूर्वज से। इट वॉज दिस कंटिन्यूएशन ऑफ प्रिविलेज विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग ड्यूटी दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रिसेंटमेंट इन फ्रांस। यही कारण है कि गुस्सा गया फ्रांस, क्या जी कुछ काम ही नहीं करेगा और खाली इंजॉय कर रहा है प्रिविलेज को। दैट इज वाई रेवोल्यूशन ब्रोक आउट ओनली इन फ्रांस, नॉट एवरीवेयर एल्स, कहीं दूसरी जगह पर नहीं हुआ। द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स इन फ्रांस कंपेरेटिवली बेटर था व्हेन कंपेयर विद अदर कंट्रीज। देखो अब बोल रहा है कि पीजेंट्स का कंडीशन फिर भी ठीक है एज कम्पेयर टू दूसरी जगह इससे भी बुरा हाल था। देखो कैसे, तो सब डम तुम्हारा जो एग्रीकल्चर स्लेव्स था वो वाइड स्प्रेड था जी कंटिनेंटल यूरोप में। फ्रांस में क्या था, ये तुम्हारा रेयर फिनोमेना था, फ्रांस में था मगर कम था। देखो एक न्यू इन्फॉर्मेशन है, द फ्रेंच पीजेंट्स हैड देयर ओन लैंड ऑन मोस्ट केसेस। फ्रेंच पीजेंट के पास लैंड थे अपने भी, फ्यूडल ट्रेंड्स तो था ही मगर इसका था एज कंपेयर किया जा रहा है दूसरे से। दिस पीजेंट्स प्रोप्राइटर्स आर एक्सप्लॉइटेड, मगर जो जितने पीजेंट्स प्रोप्राइटर्स थे यानी कि पीजेंट्स जो अपना हक रखते थे लैंड पे, उसको फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करता था, यातना देता था बाय टैक्सेस एंड फोर्स लेबर। काम करो, बंधुआ मजदूर वाला चीज, टैक्सेस दो। ये थोड़ा डिफरेंट था, समझ गए ना। तो इसलिए फ्रेंच पीजेंट थोड़ा बेटर था ना, कंपेरेटिवली बेटर ऑफ था। दे हैड टाइम था, उसके पास रिसोर्सेज थे, ठीक है, टू थिंक अबाउट द हार्डशिप एंड दैट इज वाई डिसकंटेंट वॉज among them when compared with the peasants of other countries। इसलिए डिसकंटेनमेंट तो पीजेंट्स के अंदर भी दिखा। क्यों? क्योंकि जिस तरह तुम्हारे जिस तरह लैंडलॉर्ड सब दबा के रखा हुआ था वो गवारा नहीं हुआ उसके लिए। अब देखो
फ्रांस भी देखो एजुकेटेड है, अवेकन मिडिल क्लास है फ्रांस के, दैट कुड सी सिस्टम ऑफ क्लास पीरियड, जो देख सकता है, क्योंकि देख सकता है कि हमारे प्रोग्रेस में सबसे बड़ा रूढ़िवादी तो यही लोग हैं। हम इतना मेहनत करते हैं, हम इतना इंटेलेक्चुअल्स हैं, कंट्री को इतना कुछ दे रहे हैं, दफ्तर चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, फिर भी हमारा कोई तवज्जो नहीं है, तो पसंद नहीं आया ये चीज़। फ्रेंच मिडिल क्लास में क्या थे, रिच लोग थे, एम्बिशियस लोग थे, है ना, ये जानते थे गवर्नमेंट वाज सर्वाइविंग ऑन द लॉस, जो हम लॉ बना के देते हैं उसी पे तो गवर्नमेंट टिका हुआ है। तो दे कुड सी द कोर्सेज ऑफ द सफरिंग क्लियरली, और ये दिख रहा है बहुत ही गवर्नमेंट लोग बहुत ख़राब काम कर रहा है, सब कुछ दिख रहा है। इस तरह के जो एजुकेटेड, अवेकन और रिसोर्सफुल मिडिल क्लास कहीं ना कहीं ये फ्रांस में तो प्रेजेंट थे, मगर यूरोपियन कंट्रीज बाकी जितने कंटिनेंटल यूरोप में ये एब्सेंस थे। तो कोई भी इतना बड़ा जो विद्रोह होता है उसमें इंटेलेक्चुअल क्लास का बहुत बड़ा हाथ होता है, समझे नहीं, यही कारण था 1857 हम लोग सक्सेस नहीं कर पाए क्योंकि एब्सेंस था यहाँ पे। समझ रहे हो बात को, ये फ्रेंच मिडिल क्लास ही था जो कि रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का झंडा आगे लेके गया है। फिलोसोफर देखो मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो वाला कहाँ है कोई, केवल फ्रांस ही में एक्टिव है। ये जो सम काइंड्स ऑफ रेडिकल फिलोसोफर्स ये तो एब्सेंट है पूरी तरीके से कंटिनेंटल यूरोप में। बाकी में देखो अभी भी बात होता है तो उनके बारे में ही जिक्र होता है, हाँ एक दो होगा उधर। फ्रांस ने कितना फिलोसोफर को जन्म दिया है, दो एफर्ट जो फ्रेंच फिलोसोफर निभाए, इससे लेवल ऑफ अवेयरनेस काफ़ी बड़ा है कॉमन फ्रेंच मैन में। और जो सफरिंग्स, तो सबको लगने लगा कि यार हम ही तो अकेले नहीं है, सब वर्ग यहाँ कॉमन मासेस, थर्ड स्टेट जनरल, सभी लोग का दिक्कत है। ये जो पेन है, इट वॉज दिस पेन दैट पुश, ये दुख है कॉमन पीपल के, यही तुम्हारा पटरी पे, फ्रेंच रिवोल्यूशन की पटरी पे दौड़ा दिया इसको। जाओ अब जहाँ जाएगा चलते रहो, सबको तूफानी, और रेन ऑफ टेरर से गुजर गया वो, है ना, इतना स्पीड में चला कि रेन ऑफ टेरर से गुजर गया वो। और उसके बाद नेपोलियन आया, वो फिर फेंक दिया फ्रांस को कहीं और ले जाके। यही होता है, आवेश में जब आते हैं तो काम गड़बड़ा जाता है, और यहाँ नेशंस का बात है। बाद में 1848 में जो इतना हैंगओवर रहा है ना, उसमें सतर्क हो गया कि ना, और इसका तुमको अभी लाइफ साइड में भी दिख जाता है सेकुलरिज्म वाला प्रिंसिपल में, कि हमने पूरी तरीके से लड़ा है सेकुलरिज्म के लिए, और हमला सर कैसे हम मुस्लिम को वो टॉलरेट कर लेंगे। तो बहुत तरह का बात है ना, कंट्री बना है दुख से, दर्द से बना है ना, एक दिन का थोड़ी कंट्री बनता है ये। देखो फ्रांस फेस नेचुरल कैलेमिटी, जो 70 और 80 के दशक में हुआ था, बता चुका हूँ। सम पार्ट्स ऑफ फ्रांस फेस कंटिन्यूस फ्लड, और दूसरा तुम्हारा ड्रॉट हो रहा है, एक जगह फ्लड हो रहा है, एक जगह ड्रॉट, पूरी तरीके से एग्रीकल्चर बर्बाद। इससे क्या हुआ कि जितने भी कैलेमिटीज, इतनी ज़्यादा कैलेमिटीज आए, लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच पीजेंट्स, क्रॉप्स खत्म हो गया उसका, और सिटीज़ में माइग्रेट करने लगे, जैसे पेरिस, बड़े बड़े जहाँ पे रोजगार मिल सकता है। इट वॉज दिस हंग्री एंड पोर अनएम्प्लॉयड मॉब, जो कि फार्मर, तुम्हारे जो फार्मर पीजेंट बने हैं, हाँ, डेट प्रोवाइडेड रियल स्ट्रेंथ। और यही तो लोग जो त्रासदी में थे, जो दिक्कत में थे, ये इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था रेवोल्यूशन के सिवा। तो इससे क्या इंटेंस क्राइसिस हुआ है, और जो ये क्राइसिस बाकी जितने कंटिनेंटल यूरोप में वो एब्सेंस था, इस तरह का कंडीशन नहीं था बाकी में। कॉमन सिस्टम यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटी जो सिस्टम था पेरिस में एग्जिस्ट था, ठीक है, ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू आउटवे। क्यों? क्योंकि एक तंत्र होना चाहिए ना आपके पास समझदारी के लिए, तो म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम वहाँ पे था। बिकॉज द पेरिस कम्यून प्रोवाइडेड ऑर्गेनाइजेशन टू पीपल, पीपल का ऑर्गेनाइजेशन। देखो म्यूनिसिपैलिटी लोक पंचायत क्या है, सब एक ऑर्गेनाइजेशन बताता है। ऑर्गेनाइजेशन का भी हुनर होना जरूरी है ना, ऑर्गेनाइजेशन का स्किल है ही नहीं तो कैसे आप एक मास को एकत्रित करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो मास को इकट्ठा करने में ये जो म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम था पेरिस का बहुत पहले से, ये कहीं ना कहीं हेल्प किया है, समझे, कि साथ में रहेंगे और हम डिमांड करेंगे चेंज के लिए। अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी तो केवल तुम्हारा फ्रांस के साथ ही आया था, बाकी के साथ तो नहीं आया ये। इकोनॉमिक जो बैंकरप्सी जो फ्रांस में हुआ था, ये इमीडिएट ट्रिगर हुआ है तुम्हारे रेवोल्यूशंस के लिए, और ऐसा चीज़ बाकी दूसरे कंट्री में प्रेजेंट नहीं थे यूरोप के। तो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन से देखो लास्ट में हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं कि हाँ, हाउ कुड द फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सीड इन डिफीटिंग इवन दोज कंट्रीज दैट हैव सक्सेसफुली डिफाइड द पावर ऑफ लुइस 1614, एक्सप्लेन। तो बोला है कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा है उस कंट्री के लिए जो कि आपके लुइस 14 को भी सक्सेसफुली डिफाई कर दिया, यानी कि पहले वाला जो लुइस 14 था उसको भी कोपचे में ले लिया था, बाकी यानी कि पूरा हिस्ट्री पीछे से घूम के पूछ लिया है। तो कैसे उसके बाद ही फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे ये लोग को भी पानी पिला दिया, पर्सिया को, ये सबको। तो थोड़ा घुमा के बोल दो कि उस समय स्थिति अलग था और इस समय स्थिति अलग था लुइस 16 के टाइम में।
हाउ कम फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑर्गेनाइज इटसेल्फ सो इफेक्टिवली, कैसे इतना बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया अपने आप को कि इट कुड ओवरथ्रो इवन दोज स्टेटस दैट डिफाइज द पावर ऑफ लुइस 16। सेम क्वेश्चन है, यानी कि ऐसे कैसे संभव है कि जो इतने बड़े स्टेट कैसे मतलब उसकी बगावत हो गया, उसके अगेंस्ट रिवोल्यूशन हो गया। सेम आंसर। आगे देखो तो यहाँ देख लो तुम लोग, हाँ यहाँ से थोड़ा जानकारी तुमको प्राप्त हो जाएगा कि यहाँ पे लिखा गया है कि देखो 1791 में फर्स्ट यूरोपियन कोलिशन फॉर्म हुआ था, जिसमें पर्शिया, ऑस्ट्रिया जो बताए थे, स्पेन सब था, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया 94 में, क्योंकि जानते हो कि रेन ऑफ टेरर हुआ तो ये बचा दिया उसको। 98 में फिर सेकेंड यूरोपियन कोलिशन बना है, जिसमें पर्शिया, रसिया और तुम्हारा सेम स्पेन आया था। फिर 1802 में फिर डिस्ट्रॉय हो गया। 1805 में तुम्हारा फिर थर्ड बना है। 1807 में फिर डिस्ट्रॉय हो गया कोलिशन। ऑन वन साइड ऑलमोस्ट होल ऑफ यूरोप एंड अदर साइड ये तुम्हारा रिवोल्यूशनरी फ्रांस। एक साइड पूरी तरीके से तुम्हारा क्या है कोलिशन है, एक तरफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस ने हर समय लड़ा है। 4-5 तुम्हारा कोलिशन जो हुआ है। लुइस 14 का जहाँ तक सवाल है, देखो ये ग्रेटर लीडर थे अपने टाइम के, एक्सट्रीमली पावरफुल थे। ये 1643 से लेकर 1750-15 तक रहे थे, यानी कि लगभग तुम्हारा 50 साल से भी ज़्यादा, 60-65 साल रहे थे। 40 नहीं हुआ, 50 से जोड़ोगे तो उधर तुम्हारा क्या हुआ, 65 ईयर्स हो गया ना। 1645 से लेकर 1715, लुइस 40 क्या है 14 है, 14 क्यों नहीं होगा। 50 के बाद 16 में तो 1785 में रिवोल्ट। हाँ तो वो तो कम पीरियड में रहा है, ये तो देखने 65 साल के लिए एक नेता है। हाँ 40। हाँ तो लुइस 14 है, वो 16 का बात कर रहे हैं, बहुत पहले का बात है ना, 1789 में हुआ घटना वो, समझ रहे हो ना। तो ये 65 साल तक अकेले साम्राज्य किया है। तो मैंने पहले बोला ही था तुमको कि 14 सब पावरफुल है। 15 आया तो 15 लग गया कि खत्म हो जाएगा, हमारा सक्सेसर तो और बुढ़ा देगा, तो कमेंट कर ही दिया था ना, क्योंकि 15 में ही दिखना शुरू हो गया था गलती, और 16 तो आगे पूरा बर्बादी कर दिया। तो देखो यही तो बोल रहे हैं कि इनके टाइम में क्या था, हेयर वार बिटवीन 2 आर्मीज, 2 वार के बीच में हुआ था, जहाँ पे सिमिलर आइडिया से रिप्रेजेंट कर रहे थे। बोथ साइड्स वे फ्यूडल, दोनों ही तुम्हारे फ्यूडल थे, एरिस्टोक्रेट्स थे। आउटकम क्या हुआ, डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटी ऑफ लीडरशिप, डिपेंड करता था तुम्हारा क्या है कि लीडरशिप के ऊपर। मगर देखो भाई फ्रेंच क्या है, उस समय गजब का लीडरशिप था, कोई 65 साल तक रूल किया है, व्हाट डज इट मीन, बहुत है इसका मतलब आपके पास नेतृत्व करने का ताकत था उस समय। रेवोल्यूशन वाज मास सपोर्ट और मेड रेवोल्यूशन इनविजिबल, इनेबल फ्रेंच टू वाइप आउट थ्राइस। इसलिए इसके साम्राज्य में क्या हुआ कि मास सपोर्ट भी बहुत अच्छा था, इसलिए प्रयास किया, ये लोग हरा दिए, यानी कि बहुत अच्छे से काम किया है ये लुइस 14, बहुत माइटी रूलर था ये। देखो यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ यूरोप इज फुल ऑफ वार्स एंड बैटल्स। यूरोप का देखोगे तो बहुत फाइट हुआ है, अब फर्स्ट कोलिशन सेकंड कोलिशन देख ही रहे हो, है ना, जो कि अपने अपने कंट्रीज लड़ रहे हैं कोलिशन बना के। वार्स और बैटल्स तुम्हारा ये 17th, 18th और 19th सेंचुरी में ज़्यादातर देखने को मिला है। जो कन्फ्लिक्ट है उसमें तुम्हारा लुइस 14 इन्वॉल्व थे, जो मैंने जस्ट बोला अभी तुमको, फ्रांस के। और फ्रेंच रिवोल्यूशन इंजॉय अ प्लेस ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, यानी कि फ्रेंच रिवोल्यूशन बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि पहले भी फ्रेंच रिवोल्यूशन, इससे पहले भी जो हुआ था उसमें भी बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया था। देखो जैसे तुम्हारा 14 का बात है, मोस्ट पावरफुल लीडर था जी अपने टाइम का, ही रूल फॉर मोर देन 70 ईयर्स, समझे बात को। ही फॉट अ लार्ज नंबर ऑफ वार्स एंड बैटल्स बट स्टिल दिस ग्रेट रूलर कुड नॉट वाइप आउट हिज ओपोनेंट। मगर फिर भी ऑस्ट्रिया को, पर्सिया को, ब्रिटेन को, रसिया को पूरी तरीके से हटा नहीं पाया था। वहाँ ये चीज़ तो ख़त्म कर दिया फिर 1789 में, देख रहे हो इतना क्यों, क्योंकि उसमें क्या है कि जनता उठ के आ गई पूरी तरीके से। सपोर्ट होना और जनता लड़ना दोनों में अंतर है, समझ रहे हो ना, है ना। फ्रेंच रिवोल्यूशन डिड नॉट हैव एनी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, उस समय ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं था। फ्रांस वाज इन डीप क्राइसिस व्हेन रिवोल्यूशन हुआ है, बट स्टिल द फोर्सेस ऑफ रिवोल्यूशन कुड सक्सेसफुली डिफीट यूरोपियन कोलिशन रिपीटेडली। तो बोल रहा है कि जब ब्रोकआउट हुआ था, ये जो कोलिशन आया है लड़ने के लिए, उस समय स्थिति फ्रांस का कोई बढ़िया नहीं था, और फिर भी फ्रांस ने हरा दिया रिपीटेडली। ये जो सीक्रेट है सक्सेस का, ये पूरी तरीके से जाता है मास सपोर्ट के ऊपर, कि मास ने सपोर्ट किया था। ये जो फाइट हुआ है तुम्हारा लुइस 14 और उसके अपोनेंट्स में, ये केवल फाइट हुआ था आर्म फोर्सेस के बीच में, यहाँ पब्लिक इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। ओनली बिकॉम इन दैट फाइट बोथ ऑफ द साइड्स, दोनों ही तुम्हारा सिमिलर आइडियाज, वही एरिस्टोक्रेसी रहेगा, लैंडलॉर्डिज्म वाला होगा, तो ये कर रहा था। यहाँ तो क्या है कि लोग लड़ रहे हैं इक्वलिटी फ्रेटर्निटी के लिए, तो आइडियाज देख रहे हो, प्रिंसिपल डिफरेंट है। यानी कि लुइस 14 और उधर का स्पेन हुआ, ये सब हुआ, ये जो लड़ रहे हैं सेम आइडियाज को लेकर,
इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब जो लड़ाई हो रहा है तो ये नए आइडियाज, यानी कि पूरी तरीके से तुम्हारा फ्रेंच जो पीपल है, हमको लिबर्टी चाहिए तो चाहिए, ऐसा बात तो पहले था ही नहीं। तो वही बोल रहा है कि देखो कि जो फाइट हुआ है लुइस 14 और दूसरे अपोनेंट्स के साथ, वो केवल आर्म फोर्सेस का था ओनली, बिकॉज इन दैट फाइट बोथ ऑफ द साइड्स वर रिप्रेजेंटिंग सिमिलर आइडियाज, क्योंकि सिमिलर आइडियाज था। दोनों ही रॉयल एब्सोल्यूटिज्म पे बात करता था, मोनार्की है तो मोनार्की रहेगा, क्लास प्रिविलेज का बात करता था, एरिस्टोक्रेसी, फेडरलिज्म, दोनों पक्ष थे। देयर इज नो डिफरेंस, कोई नेचर और कैरेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों फाइटिंग फोर्सेस का आइडियोलॉजी सेम था। ऑन द अदर हैंड द फाइट तुम्हारा जो रिवोल्यूशंस का और अपोनेंट्स का डिफरेंट था, कॉलिशन वाला का डिफरेंट आइडियाज था उसका। रिवोल्यूशन क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा था लिबर्टी, इक्वलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को, रूल ऑफ लॉ को, है ना। इट वाज हैविंग फुल सपोर्ट ऑफ कॉमन मासेस। ऑन द अदर साइड क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्की है, जिसमें कॉमन मास को सप्रेस करने का बात है। तो ऐसे फाइट में हाँ बिटवीन ओल्ड आइडियाज और न्यू आइडियाज हमेशा जीतेगा, जो बात है। तो दो साइड रिप्रेजेंट कर रहा था न्यू आइडियाज, उसको तो इमर्ज विक्टोरियस बनना ही बनना है। इसलिए कहा जाता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशंस सक्सीडेड इन डिफाइनिंग मच स्ट्रॉन्गर एनिमीज रिपीटेडली, और इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशंस क्या हुआ, ये कारगर साबित हुआ कि जो लुइस 14 नहीं कर पाया वो आदमी कर दिया, जबकि लुइस 14 इतना पावरफुल था। ये है बात, समझे। दैट इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास।